नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं रात 10 बजे। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। 5 दिन से नक्सलियों के कब्जे में रहे सीआरपीएफ के जवान को रिहा कर दिया गया। सामाजिक संगठन के लोगों ने मध्यस्थता करके जवान की रिहाई मुमकिन कराई। नक्सलियों ने इसके लिए कोई मांग नहीं रखी। 3 अप्रैल को जो तर्रेम में मुठभेड़ हुई, इसके दौरान जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। रस्सी में बंधे सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर मनहास की ये तस्वीर नक्सलियों के जन अदालत की है, जहां सैकड़ों आदिवासियों के बीच नक्सली जवान को लेकर आए हैं। जवान को जन अदालत में लाने के बाद उसकी रस्सी खोली जाती है। उसके बाद जवान को मध्यस्थता करने गए सामाजिक लोगों और पत्रकारों के हाथ सौंप दिया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि नक्सलियों ने किसी तरह की शर्त नहीं रखी, बिना शर्त उसे रिहा किया गया। रिहाई की खबर मिलते ही जवान के घर जम्मू में जश्न शुरू हो गया। जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था मेरा। सीआरपीएफ से भी खुश हूँ मैं, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट से भी, छत्तीसगढ़ सरकार से भी। मैं छत्तीसगढ़ के मीडिएटर से भी बहुत खुश हूँ। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। IBC 24 ने भी मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी मुझे बहुत दिलासा दिया। हर एक चीज़ में अपडेट मुझे देते रहे, टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे बताया सब कुछ। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। छोड़ रहे हम उनका धन्यवाद जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। भरोसा तो आ रहा था पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था। भरोसा, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 31 जवान घायल हुए। इसी दौरान राकेश मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया, जिसके बाद से लगातार जवान के रिहाई को लेकर बात चल रही थी। नक्सलियों ने रिहाई के लिए मध्यस्थ बनाने का संदेश भिजवाया। उसके बाद मध्यस्थों ने कोशिश शुरू की। 4 मध्यस्थ जवान की रिहाई के लिए रवाना हुए। माता रुक्मणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष धर्मपाल सैनी, मुरतुंडा के सरपंच सुखमती हक्का, गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया और रिटायर्ड शिक्षक जय रुद्र करे ने मध्यस्थता की। खुशी भी है और निश्चित रूप से परिवार के चेहरे पे प्रसन्नता देख रहा था कि जम्मू में बैठे हुए लोग कितने दुखी और चिंतित थे। अब फोर्स को भी राहत मिली और कि कम से कम उनके जवान वापस आया, सुरक्षित वापस आए, जिन्होंने मध्यस्थता की। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिली है। मैं उन सभी को धन्यवाद दूंगा। रिहाई के बाद जवान को लेकर मध्यस्थ तर्रेम थाना पहुंचे, जहां पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जिला पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। वहां राकेश्वर मनहास का मेडिकल परीक्षण किया गया। प्रमुख जो है समाज सेवी लोगों से, उनके माध्यम से संपर्क किया गया। साथ ही उसमें कुछ मीडिया के भी साथी थे। वो सभी को जो है से संपर्क करके जो है माओवादियों की चंगुल से हमारे जो जवान है उसको सकुशल रिहा करें। अगवा जवान के सकुशल वापस आने के साथ ही ये संकट तो खत्म हो गया, लेकिन नक्सलवाद का संकट बरकरार है। जब तक कड़ाई से इसका मुकाबला नहीं किया जाता, तब तक स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। के संतोष, IBC 24, बीजापुर। नक्सलियों ने जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया और इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मध्यस्थता करने वाली टीम को बधाई दी। कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल खात्मे के लिए बस्तर में विकास कार्य तेजी से कर रही है। कहा कि नक्सल एक राज्य का मसला नहीं, केंद्र और राज्य मिलकर ही इससे लड़ेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। नक्सल हमले में अपहरण किए गए राकेश्वर सिंह आज रिहा किए गए हैं। नक्सलियों ने उनको रिहा किया है। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, रिहा किया गया है। मध्यस्थता के लिए वहां पर टीम भी पहुंची थी। किन किन बातों पर चर्चा हुई है? वहाँ पे अभी किन किन बातों पर इन लोग और चर्चा किए हैं, क्या है वो तो कॉन्फिडेंशियल चीज है, उन पर अभी कोई बात नहीं है। बस इतना ही अभी है प्रारंभिक में कि जिस दिन ये घटना हुआ 3 तारीख को, उसके बाद जब एक आदमी मिसिंग है, नहीं मिल रहा, ये बातें आई और डेड बॉडी भी नहीं मिला और उसके बाद जानकारी में आ गई कि अपहृत हो चुका है, ले गए हैं इसको। तो उसी समय से हमारे केंद्र के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों ने मिल के जो साधारण नीति तैयार की, उसका एक सकारात्मक अच्छा परिणाम आया। और जो गए थे टीम में, उनको भी पद्मश्री गांधी जी, उनको भी
और उनके साथ जो गए थे लोग सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक अच्छी भूमिका अदा की। सर, एक सवाल उठता है कि वहां पर जवान हमारे हजारों हैं, तो ऐसे में सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं रहती क्या कि अगर वो किडनैप हो जाए तो इस तरीके की बातें की जाए? कुछ प्लानिंग तो होनी चाहिए। 5-6 दिन लग गए। नहीं, सभी प्रकार की प्लानिंग रहती है, पर ये इंटरनल रहता है, इसको हम लोग आउट नहीं करते कि किस प्रकार की प्लानिंग हो, क्योंकि ये चीज रणनीति की रहती है तो उसको हम लोग सार्वजनिक नहीं करते। सर, लास्ट सवाल था, नक्सलियों के हौसले बढ़े हुए दिखते हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार जो है उन क्षेत्रों पर, गृह मंत्री जो है अमित शाह भी आए थे, आप भी शामिल थे, मुख्यमंत्री जी शामिल थे, आखिर ऐसा क्या एक्शन प्लान बनाया जा रहा है जिस पर कार्रवाई हो और नक्सली समस्या बस्तर में खत्म हो? देखिए, एक्शन प्लान वगैरह जो चीज रहता है, रणनीति रहता है, वो कभी भी सार्वजनिक करने के नहीं होती। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने पूरी प्लानिंग की है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से नक्सल समस्या जो है बस्तर में खत्म हो रही है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको दे दें। लॉकडाउन के नियम में थोड़ा फेरबदल हुआ, आंशिक संशोधन किया गया है। विवाह अंत्येष्टि में अधिकतम 10 लोग ही शामिल होंगे। यात्रियों को ई पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यात्रा टिकट ही उनका ई पास माना जाएगा। रायपुर कलेक्टर ने यह संशोधित आदेश जारी किया है। दशगात्र में अधिकतम 10 लोग शामिल हो पाएंगे। रायपुर में कल शाम को 6 बजे से अगले 10 दिन 19 तारीख तक सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन की अवधि में कुछ नियम बदले गए, संशोधित किए गए। लॉकडाउन के नियमों में आंशिक संशोधन किया गया। विवाह और अंत्येष्टि में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग शामिल होंगे। यात्रियों को ई पास की जरूरत नहीं। जो अधिकृत यात्री हैं, जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, उनका टिकट ही उनका ई पास माना जाएगा। और रायपुर में कल शाम को 6 बजे से 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन शुरू होगा। उधर राजनांदगांव में 10 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत होगी। दुर्ग में लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है। प्रदेश में अन्य जिलों में प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से टोटल लॉकडाउन होगा। इससे पहले रायपुर के बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। राशन और सब्जी की दुकानों में भी भारी भीड़ देखी गई। इस बीच सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। IBC 24 और कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा के अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसे ही आलू प्याज के दलाल पर कार्रवाई की। वहीं शराब के दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। हमने टमाटर लिए पूछे तो वो सुबह तो 20 का 1.5 किलो, अभी तो 100 रुपए का 2 किलो बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि देखो, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में लॉकडाउन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कलेक्टर स्थानीय स्थिति को देखकर फैसला लेंगे। एक तरफ दिक्कतें होती हैं, व्यवसायी हैं, काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, घर के लोग हैं, आना जाने में परेशानी, और दूसरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना के पॉजिटिविटी का ग्राफ। तो इस बीच में कलेक्टर साहब लोगों को निर्णय ले। दुर्ग रायपुर के बाद राजनांदगांव में भी 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान सब्जी और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। बैंक भी बंद रहेगा, लेकिन ATM खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन आम लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। दूध सुबह 6 से 7 और शाम 6 से 7 बजे तक ही बांटे जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुले रहेंगे। 10 तारीख दोपहर 12 बजे से लेके 19 तारीख को सवेरे 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन की स्थिति रहेगी। बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है। इस बीच बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने शहर के हालात और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना महामारी के अंदर के उनकी तरफ से कुछ सुझाव आए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके सुझावों को सुना गया है और जो भी पॉसिबल हो पाएगा उसको हम लोग इसको एक बार देख लेंगे और उसको उस हिसाब से आगे उसके लिए रणनीति बनाएंगे। लेकिन हम लोग का भी दायित्व है कि एक जनप्रतिनिधि और एक नागरिक होने के नाते कि हम जो सुझाव हम दे सकते हैं सुझाव भी दें और जो भी कमियां आएगी उसमें हम लोग का सहयोग भी सुनिश्चित हो सके।
सरगुजा जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ गई है। बढ़ते मरीज के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 40 ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इधर कोरिया जिला कलेक्टर ने व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ अस्पताल प्रबंधन एवं अन्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक में ऑक्सीजन उपलब्धता वाले बेड की संख्या को बढ़ाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। अधिकतर लोगों का ये मत था कि इसको अगर न किया जाए लॉकडाउन, लेकिन अगर किया जाए तो छोटे कम स्तर पर 2 दिन 3 दिन का उस तरह से किया जाए। वहीं पुलिस थानों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री ने पुलिस के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया। अब गिरफ्तारी के बाद हर आरोपी का कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार के साथ हम सबको साझा प्रयास करना होगा। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, वहीं वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच में एक और बुरी खबर ये, कोरोना के गंभीर मरीजों को दी जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत है। प्रदेश में हर दिन तकरीबन 10,000 डोज की मांग है, लेकिन दवा कंपनियों की तरफ से 1200 से 1500 वायल आपूर्ति हो पा रही। अस्पताल में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों के बीच में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग भी इस स्थिति पर खुद लाचार दिखता है। निजी अस्पताल वाले किसी तरह बहुत ज्यादा गंभीर मरीजों के लिए इंजेक्शन का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। ना तो रेड क्रॉस में ये दवा है, ना बाजार में उपलब्ध है। सप्लाई कम होने की बात बताई गई। रायपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा मघेल मानती हैं कि अचानक केस बढ़ जाने से दवा की आपूर्ति उतनी नहीं है। ज्यों-ज्यों दवा आती जा रही है, वैसे वैसे अस्पतालों को दी जा रही है। प्रोडक्शन इतने तेजी से कंपनियां नहीं कर पा रही, और निश्चित रूप से कोई भी अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसका जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर वो अवेलेबल कैसे कराएंगे। तो अचानक ये डिमांड बढ़ा है बाजार के अंदर में, तो थोड़ा समय तो लगेगा। दवाई की बहुत शॉर्ट एक्सपायरी रहती, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारा बना के रख सकते हैं। लेकिन अभी अब अचानक इतने ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं, तो निश्चित रूप से हर चीज़ की कमी होना स्वाभाविक ही है, और इसका एक ही उपाय है कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में रायपुर समेत कई शहरों में टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बार का लॉकडाउन पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा, जिसके तहत फल सब्जी राशन दुकानों को छूट नहीं है। लॉकडाउन को देखते हुए फल सब्जी राशन सामग्री के दाम एक बार फिर बढ़ गए, आसमान पर हैं और लोग भीड़ लगाकर खरीद रहे हैं। प्रशासन की अपील के बावजूद कालाबाजारी पर फर्क नहीं पड़ रहा। लोग इस काल में भी मुनाफा कमा रहे हैं। शुक्रवार शाम से राजधानी रायपुर टोटल लॉक हो जाएगी, लिहाजा कल मार्केट में रोजमर्रा के सामान के लिए लोग बाग पहुंचेंगे। मुनाफाखोरी के मामले सामने आने के बाद व्यापारिक संगठन से जुड़े व्यापारियों ने इस आपदा के समय में लोगों से ज्यादा पैसे न वसूलने की अपील जरूर की है। इस विपदा की घड़ी में हम व्यापारी कोरोना कैरियर नहीं, कोरोना वॉरियर बने। हम समाज को ये बतला दें कि हम लोग मुनाफाखोर लोग नहीं हैं। जब भी समाज में कोई विपदा आती है, हम सब मिलके सबसे पहले अग्रसर होकर उसकी ओर लड़ते हैं। ये परिचय है हम व्यापारियों का। आइए हम सब एक बने, हम सब कोरोना वॉरियर बने। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये समय सबको मानवता का परिचय देने का है। किसी से भी आप अपना घर समझ के व्यापार करें। अभी कमाने का समय नहीं है, अभी सब अपने मानवता का परिचय दें और सबको सहयोग करें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज खरगोन जिले को नए कलेक्टर भवन की सौगात दी। 13 करोड़ 73 लाख की लागत से बने कलेक्टर भवन का भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअली लोकार्पण किया गया। इस मौके पर खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और बड़वा के कांग्रेस विधायक सचिन बिरला समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के वर्चुअल शुभारंभ के बाद सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने नए कलेक्टर भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। खरगोन की समस्त जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, जिनने वर्चुअल के माध्यम से इस
नवीन कलेक्टर भवन खरगोन का उन्होंने लोकार्पण किया है। मैं उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत लंबे समय का इंतज़ार था कि 65 साल पहले और इतने वर्षों बाद एक नए भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम है। 15 विभाग हमारा साथ यहाँ शिफ्ट हो रही है, जिससे लोगों को जो है सभी 15 विभाग का सेवाएं एक ही बिल्डिंग में मिल सकती है। यहाँ हमने नया जो नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छे दिए हैं, हमारा जो स्टोरेज स्पेसेस है वो बहुत अच्छा किया है जैसे, और निश्चित तौर पर जो है लोगों का सुविधा जल्दी से जल्दी मिले और खरगोन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जो है एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बनना चाहिए। दमोह विधानसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और इसी कड़ी में आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम उमा भारती ने इलाके में प्रचार किया। सीएम शिवराज सिंह ने बांसा में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई, पूर्व की कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वो विधानसभा उपचुनाव में राहुल सिंह को अपना आशीर्वाद दें। सीएम ने कहा, दमोह के विकास में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इमलिया में चुनावी सभा की और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। उमा भारती ने कहा, राहुल सिंह लोधी और मलेरा विधायक प्रद्युमन सिंह उनके भाई की तरह, हम इन्हें कांग्रेस से बीजेपी में लाए। अब बीजेपी से राहुल सिंह लोधी को भारी मतों से जिताना है। कांग्रेस के बिकाऊ के आरोप पर उमा भारती ने कहा, कांग्रेस अपने वायदे पूरे करती तो ये लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आते। कांग्रेस में रहते इनका जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा था। अब तक 89,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ गए। गरीबों की संबल योजना फिर चालू हो गई है। बेटा बेटियों को लैपटॉप फिर दे दिया। और सुन लो भाषा में उपस्थित बहनों और भाइयों, बच्चों को खूब पढ़ाओ, चिंता मत करना, अब मामा आ गया है। फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। उनको बेचारों को परेशानी ये है कि वो अपनी गलतियां नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो लोगों को किए गए वायदे पूरे करते तो ये लोग क्यों आते। इनको लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो गया। जनता इनको पकड़ने लगी कि आपने जो विकास के वायदे किए थे वो पूरे करो। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए कांग्रेस तैयार हो रही है। कांग्रेस के 2 प्रभारी सचिवों ने खंडवा में मोर्चा संभाल लिया है। कुलदीप इंदौरिया और सीपी मित्तल ने खंडवा में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों से 1-to-1 बातचीत की। प्रभारी सचिव इस दौरान खंडवा लोकसभा क्षेत्र में चारों जिले खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और देवास के जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। इस बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और खंडवा लोकसभा से पूर्व सांसद अरुण यादव भी खंडवा में सक्रिय हो चुके हैं। कांग्रेस अरुण यादव को खंडवा लोकसभा सीट से पार्टी का स्वाभाविक दावेदार मानती है। फिर भी कांग्रेस के प्रभारी सचिव प्रत्याशी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हमारे प्रभारी महासचिव जिनको भी जिस जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जब भी उनके प्रभार के क्षेत्र में कोई उपचुनाव होना होता है तो वो लोग जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत वो सबसे संपर्क भी करते हैं और उसके बाद निर्णय होते हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और हर बात को, मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय करती है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पर कोरोना के चलते संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की कुलपति ने मई महीने तक कोरोना की स्थिति देखकर ही परीक्षा कराने की मंशा जताई। पिछली बार बढ़ते संक्रमण के कारण मेरिट बेस पर स्टूडेंट को प्रवेश मिला। इस बार कुलपति रेणु जैन ने परीक्षा करवाने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन बढ़ते संक्रमण ने फिर मुश्किल में डाल दिया। फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग इस मामले पर मौन है, जबकि यूनिवर्सिटी के कुलपति की तैयारी है कि मई के अंत तक कोरोना की स्थिति काबू होने के बाद सीईटी के जरिए प्रवेश दिया जाए, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान एडमिशन सेल की बैठक के बाद किया जाएगा। थोड़ा तो बढ़ेगा, लेकिन ये है कि करवाएंगे जरूर, क्योंकि जिस तरह से अभी तक सभी छात्रों का हमारा 90% रिजल्ट आया, सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो हमको मेरिट डिसाइड करना ही मुश्किल होगा। तो इसलिए अभी तो प्रस्ताव है कि हम लोग सीईटी ही कराएंगे, भले मैम थोड़ा डिले ऑनलाइन करें। हाँ, थोड़ा डिले तो होगा। वो प्लानिंग ये है कि पहले डीईटी कराएंगे फिर सीईटी कराएंगे। देश भर में फास्टैग अनिवार्य किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रवेश मिश्रा नाम के एक बस ऑपरेटर ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फास्टैग लगाने की बाध्यता को चुनौती दी। याचिका में कहा गया
सरकार के निर्देश पर टोल प्लाजा में नगद टैक्स चुकाने पर पेनाल्टी वसूली की जा रही है, जो असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया कि देश में भारतीय मुद्रा के लेन देन को इस तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरकारी आदेश को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई टोल प्लाजा में कम से कम एक लेन को नगद लेन देन के लिए खोला जाना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय विधि एवं विधायी विभाग के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सभी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। मामले पर अगली सुनवाई 7 मई को की जाएगी। इसमें मामले में आधार ये है कि जो फास्टैग फिटमेंट मैंडेटरी किया गया है, जिसपे कैश लेन समाप्त कर दी गई है और जो भी व्हीकल कैश यूज करेगा उसको दोगुना टोल दिया जाना रहेगा। इसको चुनौती दी गई है इस मामले में और न्यायालय ने 4 हफ्ते का समय दिया है सरकार को जवाब फाइल करने का। गौरेला में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार और दरिंदगी के 2 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने उनकी प्राकृतिक मौत तक कारावास की सजा सुनाई है। 1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की गाय चराने गई थी। वहां रानी झाप के रहने वाले 2 आरोपी राय सिंह और मनोज बाकरे ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। नीचता की हद ये कि बलात्कार के बाद आरोपियों ने पीड़ित के गुप्तांग में डंडे तक को डाला था। इस मामले में एडीजे कोर्ट गौरेला ने अपने आदेश में कहा कि इस बर्बर सामूहिक दुष्कर्म की घटना से नारी की आत्मा तार-तार हुई है और ऐसे मामले में आरोपियों के साथ कतई उदारता नहीं बरती जा सकती। दोनों आरोपियों को पॉस्को एक्ट के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई। रायगढ़ जिले में धर्मादा ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्टों की जमीन का आवंटन तो कराया गया, लेकिन जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। आलम यह कि पौष इलाके में ट्रस्ट की जमीनों पर जहां आलीशान मकान बन गए, धर्मशालाओं में दुकानें संचालित होने लग गईं। सब कुछ जानते बूझते जिला प्रशासन मौन है। रायगढ़ शहर में तकरीबन 45 पंजीकृत ट्रस्ट हैं, जिनके नाम पर शहर के प्राइम लोकेशन पर करोड़ों की जमीनें, भवन, दुकानें और धर्मशालाएं हैं। सालों से ट्रस्ट के भवनों को अब न सिर्फ बिना अनुमति के व्यावसायिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बेनामी खरीदी बिक्री के मामले भी सामने आए। नगर निगम ने हाल ही में जब सर्वे करवाया तो पता चला कि शहर में ट्रस्ट की जमीनों पर तकरीबन 2000 से अधिक मकान बने। वहीं एसडीएम का कहना है कि ट्रस्ट को ऑडिट के लिए लगातार नोटिस जारी किया गया है। अगर जमीन में बिना अनुमति निर्माण या विक्रय पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो रायगढ़ जिले में सेठ किरोड़ीमल की ट्रस्ट की संपत्ति है, उसकी जांच किया जाए और जांच के उपरांत उस पर जो विधि सम्मत कार्यवाही है वो किया जाए। परंतु जिला प्रशासन के द्वारा कई बार हम भी उसमें शामिल थे कि जब हम जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की। नगर में बहुत सारे ट्रस्ट हैं और उन ट्रस्टों की लगातार शिकायत होती रही। ट्रस्ट की जमीन पर यदि बिना किसी सक्षम अनुमति के निर्माण किया जा रहा होगा तो वह गलत है और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।